आज क्लास है फोर्थ, मध्यकालीन भारत की। किसकी? मध्यकालीन भारत। अगर मध्यकालीन भारत की बात करें तो मध्यकालीन भारत की शुरुआत 712 ईस्वी से लेकर और आपकी 1707 ईस्वी, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तब तक मध्यकालीन भारत आपका माना जाता है। अब मध्यकालीन पढ़ते हुए हम 4 क्लासों में, वो आज चौथी क्लास है, 3 क्लासों में हमने कई वंश पढ़ लिए, तो हम आ गए तुगलक वंश में। अब तुगलक वंश तक जब हम आ गए हैं तो हमको इससे अब तक जो कहानी है, हमने पीछे क्या क्या पढ़ाई है, उसमें थोड़ा सा रिवीजन हम लोग करते हैं, जिससे आपको यहाँ पर इस कहानी से या इस टॉपिक से जोड़ दिया जाए। मध्यकालीन भारत में सबसे पहले जो सफल आक्रमणकारी था वो अरब हुआ करते थे। अरब का रहने वाला एक था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने भारत पर आक्रमण किए। उसके बाद आक्रमण किए तुर्क आक्रमणकारी आए भारत में। तुर्क आक्रमणकारियों में जैसे आपका एक महमूद गजनबी हुआ, ठीक है। उसके बाद आपका आया मोहम्मद गौरी आया, है ना। उसके द्वारा गुलाम उसके आए, इसमें से एक प्रमुख गुलाम हुआ करता था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तब दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना हुई, और दिल्ली सल्तनत के अंदर ही इसने एक स्थापना की, गुलाम वंश की स्थापना की, ठीक है। उसके बाद प्रमुख शासक हुआ ऐबक के बाद इल्तुत, जो इसका ही गुलाम हुआ करता था, और मोहम्मद गौरी का भी गुलाम था। इसका तो मतलब कि कह सकते हैं ये 4, मतलब कि जो मोहम्मद गौरी था उसके प्रमुख 4 गुलाम थे, आपका इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदोज एक और था, है ना गवाचा। इस तरीके से उनके जो प्रमुख 4 थे, बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रमुख, उनमें से एक ऐबक को भारत का शासन दे दिया, तो उसने भारत के अंदर गुलाम वंश की स्थापना की। फिर ऐबक ने स्थापना की, फिर ऐबक का पुत्र हुआ, पुत्र की हत्या करने का इल्तुतमिश गद्दी पे बैठा। फिर इल्तुतमिश का ही पुत्री हुआ करती थी रजिया सुल्तान, है ना, वो गद्दी पे बैठी। रजिया सुल्तान के बाद हुआ बहराम शाह, फिर मसूद शाह, है ना, वो गद्दी पे बैठा, है ना। मसूद शाह के बाद एक शासक था, उसका नाम था क्या आपका? नसरुद्दीन महमूद, जो आपका 1246 ईस्वी से लेकर 1265 ईस्वी तक गद्दी पे बैठा। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन, है ना, इलवारी वंश का था ये आपका बैठा 1265 ईस्वी से लेकर और आपका 1287 ईस्वी तक, है ना। इसके बाद किसकी स्थापना हुई? खिलजी वंश की। खिलजी वंश आपका माना जाता है 1290 ईस्वी से लेकर और 1320 ईस्वी तक, है ना। अब खिलजी वंश में कुछ प्रमुख शासक हुए, उनके बारे में भी आप जान लीजिए। जैसे आपका हुआ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, है ना, क्या हुआ? फिरोज खिलजी, इसका शासनकाल 1290 से लेकर और 96 तक। फिर उसके हुआ अलाउद्दीन खिलजी, इसका शासनकाल आपका रहा 1296 से लेकर आपका 1316 ईस्वी तक। उसके बाद हुआ मुबारक शाह खिलजी, जिसका शासनकाल आपका 1316 ईस्वी से लेकर आपका 1320 ईस्वी तक माना जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले वंश की, तुगलक वंश, है ना। यहीं अब क्लास हमारी यहीं से शुरू होती है ना, तुगलक वंश की। तो आपको समझ आ गया होगा अब तक हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? 1320 ईस्वी तक। अब तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गाजी मलिक ने किसकी? तुगलक वंश की स्थापना की थी। और तुगलक वंश कब से कब तक रहा? आपका 1320 ईस्वी से लेकर और 1414 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के अंदर तुगलक वंश का शासन रहा। इसके संस्थापक जो था उसका नाम था गाजी मलिक। इसका जो पूरा नाम है गयासुद्दीन तुगलक, इसका वास्तविक नाम कह सकते हैं गाजी मलिक। ये शहर इसने जो बसाया था उसका नाम था तुगलकाबाद। प्रथम सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए नहरें बनवाई थी। 1323 ईस्वी में इसका पुत्र हुआ करता था जौना खान, जिसने तेलंगाना पर अभियान चलाया और तेलंगाना का नाम बदलकर इसने क्या कर दिया? सुल्तानपुर कर दिया। आगे देखते हैं। 1325 ईस्वी में बुगरा खां का विद्रोह हुआ, कहाँ पर? आपका बंगाल में। 1325 ईस्वी में दिल्ली के बाहर ये बुगरा खां का जो विद्रोह हुआ, कहाँ पर? बंगाल में। उसको दबाने के लिए बंगाल गया, फिर वहाँ से जब वापस लौट के आया 1325 ईस्वी में ही दिल्ली के बाहर एक तुगलकाबाद जो इसने शहर बसाया था, वहाँ पर इसके कुछ जो लोग थे उन्होंने किसका? लकड़ी का महल बनवाया। और जब ये लकड़ी का महल इस तरीके से बनवाया गया था, एक षड्यंत्र रचा गया था, और इसमें क्या हुआ? गयासुद्दीन तुगलक जब अंदर गया, जब वो सो रहा था, वो क्या हो गया? महल गिर गया और उससे इसकी क्या होगी? मृत्यु हो गई। ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि इसकी षड्यंत्र के द्वारा हत्या की गई थी। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ पर है? आपका दिल्ली के तुगलकाबाद में ही है। इसका नया सुल्तान जो बन गया, इसका पुत्र जिसका नाम क्या था? जौना खान, नया सुल्तान बना तुगलक वंश का। अब देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। इसे जौना खान को ही क्या कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान के नाम से भी इसी को जाना जाता है। ये अरबी और फारसी भाषा का महान विद्वान था।
इसको अरबी और फारसी भाषा का महान विद्वान था, और इसको क्या किस नाम से जाना जाता है? पागल सुल्तान की। अब आप सोच रहे होंगे कि अरबी और फारसी भाषा का विद्वान है तो उसे पागल क्यों कहा जाता है, वो आगे आप समझिए। 1333 ईस्वी में अफ्रीकी यात्री मोरक्को, जिसका क्या नाम था? अफ्रीकी यात्री था, वो कहाँ से आया था? मोरक्को से, और उसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता जब भारत आया तो उसने 8 वर्ष तक काजी बनकर मोहम्मद बिन तुगलक के यहाँ पर रहा। क्या बनकर? काजी बनकर। इब्न बतूता के द्वारा रहला नामक एक पुस्तक लिखी गई थी। इब्न बतूता ने कहा कश्मीर, बलूचिस्तान, राजपूताना पर मोहम्मद बिन तुगलक ने राज्य नहीं किया। किस पर? कश्मीर पर नहीं कर पाया, बलूचिस्तान पर, राजपूताना पर, और इन राज्यों पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन नहीं रहा। ये किसने बताया? इब्न बतूता ने। इस पुस्तक में इब्न बतूता ने भारत एवं मोरक्को के बीच पुराने व्यापारिक वर्णन भी किया कि पुराने समय में व्यापार हुआ करता था किस किस के बीच? भारत और मोरक्को के बीच। मोरक्को कहाँ पर है? अफ्रीका में। आगे देखते हैं, आप जान लेते हैं सती प्रथा। सती प्रथा थे भारत में सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाने की कोशिश किसके द्वारा की गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं सती प्रथा के? एक एरड़ अभिलेख है, उससे सती प्रथा के बारे में साक्ष्य मिलते हैं। एरड़ अभिलेख भानुगुप्त ने लिखवाए थे, एक शासक हुआ करते थे भानुगुप्त, उनके द्वारा लिखवाया गया था। गुप्त काल में शुरू हुआ था किसका? यही सती प्रथा गुप्त काल में शुरू हुई थी। गुप्त काल का शासन 319 से लेकर 540 ईस्वी तक माना जाता है। इसका शासक उस समय हुआ करता था रामगुप्त, 375 ईस्वी की बात है। इनके सेनापति का नाम था गोपराज। वो युद्ध में लड़ते लड़ते क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। दुखी होकर उनकी पत्नी ने अपने पति के साथ क्या जल गई थी। इसी को हम क्या कहते हैं? सती प्रथा। आगे देखते हैं, अब सती प्रथा को किस किसने रोक लगाई है? बैन। पहली बार सती प्रथा पर रोक लगाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। इसी के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा पहली बार क्या किया गई? रोक लगाई गई। जब तक फिरोज शाह तुगलक का शासन रहा तब तक रोक लगी रही, और बाद में फिर से शुरू हो गई। ये फिरोज शाह तुगलक ने जब रोक लगाई, जब तक फिरोज शाह गद्दी पे बैठा रहा तब तक क्या रही? वहां पर रोक लगी रही, और उसके बाद तब तक कोई भी किसी तरह की सती प्रथा नहीं हुई। उसके बाद फिर दोबारा से शुरू हो गई। अकबर के शासनकाल में यही हुआ, उसने बंद कर दी सती प्रथा। फिर औरंगजेब के काल में भी सती प्रथा बंद रही और शासनकालों में चालू रही होगी। और सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंकेट ने राजा राम मोहन राय की सहायता से पूर्ण रूप से क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, बैन कर दिया ना। उसके बाद अब किसी तरह की कोई भी सती प्रथा नहीं हुई, उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया सती प्रथा को। अब यहां से आप समझ जाएंगे कि उसको पागल सुल्तान क्यों कहा जाता था। सबसे ज्यादा विद्रोह इसी के शासनकाल में हुए। दक्षिण भारत में 27, उत्तर भारत में 7, कुल मिलाकर 34 विद्रोह इसके शासनकाल में हुए। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मंगोल जो शासक थे उनका 5वां आक्रमण भारत में तथा भारत पर 4था आक्रमण हुआ। इसने क्या किया? जब आक्रमण हुआ करते थे तो इसको कुछ समझ नहीं आया था, कभी उत्तर भारत जाता, कभी ये दक्षिण भारत जाता। इसके बीच में काफी ज्यादा दूरी थी, कभी ये सेना यहाँ से दौड़ा रहा, कभी वहां पे दौड़ा रहा। इसने काफी ज्यादा विद्रोह रोकने के काम किए पर वो कभी सफल नहीं हुआ। जो भी काम किए उसमें असफलता ही मिली। इसने फिर क्या किया? अपनी राजधानी, सोचा कि अब दक्षिण भारत में ज्यादा, देखो आप दिख रहे होंगे 27 विद्रोह हुए, तो इसने क्या किया? दिल्ली से अपनी राजधानी महाराष्ट्र के देवगिरी दौलताबाद में 2 वर्ष के लिए अपनी राजधानी तक रखी, स्थानांतरण कर ली, मतलब दिल्ली से देवगिरी के दौलताबाद में। फिर इसने क्या किया? जब इसे नहीं समझ आया, फिर उत्तर भारत में विद्रोह होने शुरू हो गए, तो इसने दौलताबाद देवगिरी से अपनी राजधानी पुनः कहां बना ली? दोबारा से दिल्ली बना ली। सिर्फ 2 वर्ष तक कहां रही? दौलताबाद में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के समय ही एक हरियर और बुक्का नामक 2 सैनिक हुआ करते थे जिन्होंने दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। वर्तमान समय में इसका नाम क्या है? हम्पी, और ये कहाँ है? कर्नाटक में। अब खुरासन का अभियान की विफलता क्यों रही? खुरासन का इसने जो अभियान किया उनमें खुरासन अफगानिस्तान में था। ये खुरासन जो जगह थी जिसकी इसने विफलता हुई, क्यों अभियान चलाया, वो कहाँ था? अफगानिस्तान में। इसने अपनी सेना को 1 वर्ष तक का एडवांस, मतलब पहले से क्या दे दिया? वेतन दे दिया, जिससे सेना कैसी हो गई? भोगी हो गई, मतलब कि आरामदायक, है ना। इसने सबसे बड़ी वेतन प्राप्त करने वाली सेना रखी, ये तो इसका प्लस पॉइंट था। लेकिन इसमें क्या हुआ? जिससे राजस्व जो था, इसने वेतन दी, बड़ी सेना थी वेतन प्राप्त करने वाली, एडवांस में 1 वर्ष का वेतन दे दिया, है ना। वो हो गई आराम भोगी, और बड़ी सेना थी तो बहुत ज्यादा राजस्व खर्च हो गया। दोआब क्षेत्रों में उसी समय पे क्या हुआ? वृद्धि, मतलब क्या होगी? इसके अंदर दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि करी। इसने क्या की? कर वृद्धि कर दी। दोआब क्षेत्र वो होता है गंगा और यमुना के बीच का जो ये क्षेत्र, उसको दोआब क्षेत्र, मतलब 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब क्षेत्र कहते हैं। इसको हम दोआब क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो जब इसने वृद्धि की, कर की वृद्धि की, तो उसी समय में क्या हुआ? जो दोआब क्षेत्र था उसमें सूखा पड़ गया। ये इसकी मतलब विफलता के बहुत सारे कारण हैं। दुर्भाग्यशाली भी इसको शासक को कहा जा सकता है। आगे देखें, जबकि इसने बहुत सारे जो इसके क्या प्रजा हुआ करती थी उसके लिए बहुत अच्छे इसने काम भी किए। जैसे दीवान ए कोही नामक एक क्या चलाया? एक विभाग चलाया जो किससे संबंधित था? कृषि एवं सिंचाई से संबंधित विभाग था। फिर इसने क्या किया? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरू किया। सांकेतिक मुद्रा चलाई, चमड़े अमड़े की, है ना, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरू किया। फिर दिल्ली में निर्माण कराया इसने हजरत निजामुद्दीन औलिया के मकबरे का निर्माण करवाया। फिर कार्यचल मिशन की सफलता,
है ना। इसने सॉरी सफलता नहीं असफलता, हिमाचल में एक कुमाऊं वाला स्थान जहां पर ये क्या था, बर्फ एवं ठंड के कारण इसकी आधी सेना क्या हो गई थी, मर गई वहीं पे। ये जब कराचल की तरफ अभियान करने के लिए गया, वहां पे इसे सफलता क्यों मिली, ये हिमाचल प्रदेश की तरफ कुमायूं जो हिमालय है वहां पे बहुत ज्यादा बर्फ है, वहां पे थी बहुत ज्यादा सर्दी, क्योंकि ये देखो उत्तर भारत जा रहा था, दक्षिण भारत जा रहा था, कभी उत्तर भारत कभी दक्षिण भारत, तो दक्षिण भारत में पड़ती है गर्मी, उत्तर भारत में क्या पड़ती है, सर्दी। तो ये जब दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ अपनी सेना लेके गया, हिमाचल में यहाँ गिरती है बर्फ, तो बर्फ और ठंड के कारण इसकी आधी सेना क्या हो गई, थक के और वहां पर मर गई। फिर 1351 में हुआ ठट्टा का विद्रोह, जो कहां पर स्थित है, ठट्टा सिंधु में। यहीं पर इसकी क्या हुई, मृत्यु हो गई मोहम्मद बिन तुगलक की। अब इसने जो अपना उत्तराधिकारी किसे बना दिया, कजन जो उसका हुआ था चचेरा भाई, जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक, उसको अपना उत्तराधिकारी मरने से पहले घोषित कर दिया। आगे देखते हैं, अब बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल अगर आप देखें तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है शासनकाल और अच्छा शासनकाल है ना। तो देख लेते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में, क्या सही है क्या गलत है ना। इसके बारे में काफी अच्छी अच्छी बातें और काफी खराब खराब बातें। 1351 ईस्वी से लेकर और आपका 1388 ईस्वी तक ये गद्दी पर बैठा फिरोज शाह तुगलक। सल्तनत काल का इसको क्या कहा जाता है, अकबर। इसको क्या उसकी अकबर के साथ तुलना की जाती है। दिल्ली सल्तनत के फिरोज शाह तुगलक जो है, फिरोज शाह तुगलक, उसको दिल्ली सल्तनत का क्या माना जाता है, अकबर माना जाता है। 6 शहर इसने क्या किए, स्थापित किए, जैसे हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर, शाह कोटला, फिरोजाबाद, जौनपुर। ठीक है, ये फतेह खां का जन्म यहीं पे हुआ था, इसीलिए फतेहाबाद बसाया इसने। फिरोजपुर पंजाब में है, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है, फिरोजाबाद आपका यूपी में है, और जौनपुर जो शहर बसाया उसका जौना खान के नाम पर इसने वो शहर बसाया। आगे देखते हैं इसने क्या क्या काम किए। इसने अपने शासनकाल में सिंचाई के लिए सबसे ज्यादा नहरें बनवाई, है ना। इसने क्या किया, अपनी प्रजा के लिए, जो किसान थे उनके लिए सिंचाई के लिए सबसे अधिक नहरों का निर्माण इसी ने करवाया। सिरसा में 1200 से ज्यादा अधिक बागवानी करवाई। जगन्नाथ मंदिर को इसने गलत जो काम किया वो क्या किया, जगन्नाथ मंदिर को नष्ट करवाया, उड़ीसा के पुरी में जो स्थित है। ज्वालामुखी मंदिर जो हिमाचल प्रदेश के कंगड़ा में, वहां पर इसने क्या की, लूट की। इसने ब्राह्मणों पर पुनः क्या कर दिया, जजिया कर लगाना शुरू कर दिया। कुतुब मीनार की ऊपरी मंजिल जो क्षतिग्रस्त हो गई तो उसका पुनः निर्माण करवाया। टोपरा स्तंभ हरियाणा की यमुना नगर अंबाला से प्राप्त हुआ, और एक आपका मेरठ स्तंभ है ना, ये 2 स्तंभ, टोपरा स्तंभ और मेरठ स्तंभ, ये 2 स्तंभ जो आपको प्राप्त हुए। इसको फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ का और टोपरा स्तंभ दोनों को दिल्ली में क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। ये दोनों जो स्तंभ थे वो अशोक के 17 स्तंभों में से थे। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले सती प्रथा पर क्या किया था, फिरोज शाह तुगलक ने प्रतिबंध लगाया था। इसने विधवा एवं विकलांगों के लिए अच्छे काम क्या किए, विधवा एवं विकलांगों के लिए विशेष आवास बनवाए, इसी के द्वारा विशेष आवास बनवाए गए थे। अब आगे देखते हैं और क्या इसने नेक काम किए हैं। क्या, आर्थिक मदद के लिए एक विभाग बनाया, दीवान ए खैरात के नाम से, जो मतलब कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए दीवान ए खैरात नाम से एक विभाग की स्थापना की। चिकित्सालय बनवाए जिसमें फ्री दवा दी जाती थी, वह चिकित्सालय दार उल सिफा जो कहां पर, दिल्ली में, वहां पर इसने दार उल सिफा का निर्माण कराया। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हुई। इसके बाद 5 सुल्तान और भी रहे जो अयोग्य थे, अयोग्य थे, है ना। इसके बाद और छोटे छोटे सुल्तान आए। तुगलक वंश का जो अंतिम शासक बना, जिसका नाम था सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद। इसके बीच में और भी शासक रहे जो छोटे छोटे और अयोग्य थे, उन्होंने कुछ ज्यादा खास महत्वपूर्ण काम नहीं किया, इसलिए हम आप बात करते हैं तुगलक वंश के अंतिम शासक की, जिसका नाम है नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आप बता सकते हैं नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। अब नसरुद्दीन मोहम्मद शाह अंतिम शासक था किसका, तुगलक वंश का। तो इसका शासनकाल आप देख लीजिए, 1394 ईस्वी से लेकर और आपका 1414 ईस्वी तक इसका शासन रहा। आगे देखते हैं कुछ इसने महत्वपूर्ण काम किए होंगे, वो देख लिए। ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था, वो मैंने आपको बता दिया, प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है। 1398 ईस्वी में तैमूर पर आक्रमण किसने किया, समरकंद तुर्की पर, है ना, इसने आक्रमण कर दिया तैमूर ने, है ना। तैमूर क्या था, 1398 ईस्वी में तैमूर ने किस पर, समरकंद तुर्की पर आक्रमण किया। इसी के शासनकाल में नसरुद्दीन मोहम्मद के एक मंत्री हुआ करता था जिसका नाम था खिरज खां, जिसने किसकी सहायता की, तैमूर की सहायता की। किसकी सहायता की, तैमूर की सहायता की। तैमूर के पुत्र का नाम था शाहरुख खान, जिसे तैमूर ने जीतते हुए भारत के भाग का क्या बना दिया, शासक बना दिया, है ना। जितना भी भाग जीता था तैमूर के पुत्र ने, उसका पूरे भारत को किसको शासक बनाया, शाहरुख खान को शासक बना दिया। आगे चलते हैं।
जब शासक बना दिया तो तैमूर और उसका पुत्र दोनों भारत से कहां चले गए, वापस चले गए, और जीते हुए भाग को, क्योंकि तैमूर की सहायता किसने की थी, खिलज खान ने, तो उसने खिलज खान को ही वह अपना शासन दे दिया भारत को, जो भी जीता था उतने वाले हिस्से को। इसने नसीरुद्दीन मोहम्मद को 1414 ईस्वी में गद्दी से हटाकर और खुद बैठ गया गद्दी पर, कौन, खिलज खान, और इसने स्थापना की सैयद वंश की। किसकी स्थापना की, सैयद वंश की। और आपका ये सैयद वंश चलेगा 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक। कितने तक, 1451 ईस्वी तक चलेगा आपका सैयद वंश। परीक्षा की दृष्टि से कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है सैयद वंश, लेकिन इसके बाद जो वंश आएगा वो महत्वपूर्ण है। तो अगर आपसे कोई पूछता है तो देखते हैं खिलज खान, है ना, खिलज खान ने किस वंश की स्थापना की, तो आप बता सकते हैं सैयद वंश की स्थापना की। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ में हमारा चैनल है स्टडी 92 के नाम से, उसको प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। इसी तरीके की आपको महत्वपूर्ण क्लासेस मिलती रहेंगी और आपको इसी तरीके से मध्यकालीन भारत पूर्ण रूप से कंप्लीट करा देंगे। और साथ में इसके बाद हम आधुनिक भारत, जिससे सबसे ज्यादा परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी हम इसी तरीके से विस्तार से आपकी उस पर चर्चा करेंगे। आज हमारा टारगेट है कम से कम 20+ लाइक का, और कम से कम 100 से अधिक लोग इसको शेयर करें अवश्य। जय हिंद, जय भारत।